अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लॉ विद आफ्ताब अली। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाकिस्तान पिनल कोड की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। हमने पहले लेक्चर के अंदर जाना कि पाकिस्तान पिनल कोड की हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है। उसके बाद दूसरे लेक्चर के अंदर हमने जाना कि एक्टस शरिया क्या होती है, मेन शरिया क्या होती है और मेन शरिया के एसेंशियल्स कौन कौन से होते हैं। ये हमने पहले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया है बहुत ही अच्छे नमूने से। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियोज़ नहीं देखे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप जाके वो वीडियो देख लें। तो लेट्स बिगिन। आज हम बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेके आए हैं पीपीसी से रिलेटेड। लेट्स बिगिन। सबसे पहले पाकिस्तान पिनल कोड को उर्दू में कहा जाता है ताज़ीराते पाकिस्तान। उसके अलावा इंग्लिश के अंदर इसे कहा जाता है पाकिस्तान पिनल कोड या क्रिमिनल लॉ कहा जाता है। एज ए एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसे हम कहते हैं पीपीसी यानी पाकिस्तान पिनल कोड। इसे जो है पाकिस्तान और इंडिया से पहले जो है इंडियन पिनल कोड कहा जाता था, क्योंकि ये जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन नहीं हुई थी उस वक्त जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी पार्लियामेंट से पास करके इंडिया के लिए ये लॉ बनाया था, तो इसी वजह से इसको इंडियन पिनल कोड कहा जाता है। ये जो है पहली बार 6 अक्टूबर 1860 ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था। पाकिस्तान पिनल कोड का जब आप बुक देखेंगे तो उसमें लिखा होगा XLV या ऐसे ही ब्रैकेट में लिखा होगा 45 1860 लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि 1860 के अंदर उस वक्त जो है इसे इंडियन पिनल कोड कहा जाता था। इस साल के अंदर 45 जो लॉज पास हुए थे उसमें 45th नंबर पे जो आ रहा था वो था आपका पाकिस्तान पिनल कोड, और इससे पहले 44 लॉ पास हो चुके थे। अगर मैं सिंपली बताऊं तो 1860 के अंदर 45 नंबर जो लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था वो इंडियन पिनल कोड, जिसे हम आज पाकिस्तान पिनल कोड कहते हैं। इस पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर 511 सेक्शंस हैं और 23 चैप्टर्स हैं। आइए हम आज सेक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है इस पाकिस्तान पिनल कोड का वो है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। इस सेक्शन के अंदर दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। एक ये कि इस लॉ का टाइटल क्या होगा, दूसरा ये कि ये इसका एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन कोड जो है ये इस लॉ की एक्सटेंट कहाँ तक जाएगी, यानी किस किस टेरिटरी पर ये लॉ जो है अप्लाई होगा। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड पाकिस्तान पिनल कोड। सबसे पहली बात ये आ गई कि इस लॉ का जो टाइटल होगा वो पाकिस्तान पिनल कोड कहलाएगा। एंड शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि ये लॉ सारे पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आई होप आपको सेक्शन नंबर 1 जो है क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसको और एलाबोरेट करना चाहूँ, इसका मतलब ये है कि इस लॉ का नाम जो होगा वो पाकिस्तान पिनल कोड कहलाएगा और इसके अलावा इसका असर जो है सारे पाकिस्तान पर होगा। सेक्शन नंबर 2, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। वो क्राइम, वो ऑफेंसेस जो पाकिस्तान के अंदर किए गए हैं उसकी पनिशमेंट के बारे में ये सेक्शन नंबर 2 है। Every person shall be liable to punish under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within Pakistan। इसका मतलब ये है कि हर बंदा इसी कोड के तहत उसको सजा दी जाएगी, किसी और कोड की तहत नहीं। अगर वो ऐसा काम कर रहा है या ऐसी ओमिशन कर रहा है जो इस लॉ के प्रोविजंस के खिलाफ है तो उसको इसी लॉ के मुताबिक सजा दी जाएगी। तो आइए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर दो वर्ड यूज किए गए हैं, एक्ट और ओमिशन। एक्ट की मीनिंग होती है टू डू समथिंग, यानी कुछ करना। मिसाल के तौर पर एक्ट क्या होता है, एक बंदा है जिसने गन पकड़ी, ये गन पकड़ना भी एक एक्ट है, उसके अंदर गोली डाली, अब ये गोली डालना भी एक एक्ट है। अब उसने एम किया, मकसद बनाया, ये मकसद बनाना भी एक एक्ट है। अब किसी को शूट कर रहा है, ये शूट करना भी एक एक्ट है। इसे हम लॉ की लैंग्वेज में सीरीज ऑफ एक्ट कहते हैं, यानी कुछ करने को हम एक्ट करते हैं। दूसरा होता है ओमिशन।
समथिंग लेफ्ट अनडन, इसका मतलब यह है कोई चीज ना करना। मिसाल के तौर पर किसी बंदे के ऊपर ड्यूटी है कि आप ये काम करें और वो नहीं कर रहा, इसका मतलब उसने ओमिशन कर दी। मिसाल के तौर पर एक पुलिसमैन है, उसके आगे एक बंदे को मारा जाता है, मारने की या कोशिश की जाती है और वो देख रहा है, उसकी ड्यूटी है कि उसको वो बचाए, पर उसने नहीं बचाया, तो उसने क्या कर दी? ओमिशन कर दी। अगर मैं ओमिशन को और एलाबोरेट करना चाहूं, यानी ऐसा कुछ ना करना जो हमें करना चाहिए था। जैसे मैंने आपको पुलिसमैन का मिसाल दिया, उसे उस बंदे की जान बचानी चाहिए थी पर उसने नहीं बचाई। सेक्शन नंबर 2 का मतलब यह है, अगर थोड़ा इसको और एलाबोरेट करना चाहें तो, समझने की कोशिश करना चाहें तो, हर बंदा जो सजा के लायक है वो इसी कोड की तहत उसे सजा दी जाएगी, किसी और कोड की तहत नहीं दी जाएगी। किसके लिए सजा दी जाएगी? ऐसा एक्ट या ओमिशन जो इस लॉ के प्रोविजन के खिलाफ है, तो उसे इसी लॉ की तहत सजा दी जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। या मिसाल के तौर, इस लॉ के अंदर लिखा है कि भाई किसी का आप कत्ल ना करें। जैसे सेक्शन 302 जो है किसी के कत्ल के लिए है, इसमें कहा गया है कि आप किसी का कत्ल ना करें। आप फिर भी कर रहे हैं तो आपने क्या कर दिया? क्राइम कर दिया। तो वो जो क्राइम है इसी कोड के तहत आपको डील किया जाएगा, किसी और कोड के तहत आपको डील नहीं किया जाएगा। सेक्शन नंबर 4, punishment of offenses committed beyond but which by law may be tried within Pakistan। यानी ऐसे ऑफेंसेस की पनिशमेंट जो कमिट तो बाहर किया गया हो, यानी पाकिस्तान से बाहर वो क्राइम किए गए हो, पर उसका जो केस है, उसको जो सज़ा है वो पाकिस्तान के अंदर ही दी जाएगी। आइए थोड़ा इसको और क्लियर करते हैं। एनी पर्सन लायबल बाय एनी पाकिस्तानी लॉ to be tried for an offense committed beyond Pakistan shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond Pakistan in same manner as if such act had been committed within Pakistan। सिंपली ये सेक्शन नंबर 3 जो है वो ये कह रहा है कि कोई भी बंदा वो पाकिस्तान से बाहर क्राइम कर रहा है तो उसको इसी लॉ के प्रोविज़न के मुताबिक सज़ा दी जाएगी और ये समझा जाएगा कि उसने पाकिस्तान में ही जुर्म किया है। यानी ऐसा समझाया जाएगा कि उसने ऐसे क्राइम किया है जैसे पाकिस्तान में रहकर क्राइम किया जाता है। यानी ये समझा जाएगा कि ये एक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर कमिटेड किया गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। मिसाल तौर पर एक बंदा है जो पाकिस्तान के रहने वाला है और बाहर रह रहा है और वो वहाँ पर जाके किसी को कत्ल कर देता है, तो वो जैसे ही वापस आएगा तो उसे इसी कोड के तहत उस कत्ल की सज़ा दी जाएगी। सेक्शन नंबर 4, एक्सटेंशन ऑफ कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। यानी वो ऑफेंसेस जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं उसकी सज़ा क्या होगी। यानी ये सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 जो है वो सेम ही है। इस सेक्शन नंबर 4 के अंदर थोड़ा और ज़्यादा एलोबोरेट किया गया है। आइए थोड़ा समझते हैं इसको। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। अब इसके क्लास नंबर 1 में कहा गया है एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान। अब इसका मतलब ये है पाकिस्तान का कोई भी शहरी या कोई भी बंदा जो पाकिस्तान की सर्विस में हो, यानी कोई जॉब वगैरह कर रहा है पाकिस्तान की सर्विस में रहकर किसी और मुल्क में, वो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर है, उसको भी इसी कोड की तहत जो है सज़ा दी जाएगी। दूसरा जो है इसका दूसरा प्रोविज़न जो है उसे ओमिटेड किया गया है और तीसरे प्रोविज़न को भी ओमिटेड किया गया है। चौथा जो इसका प्रोविज़न है वो ये है कि एनी पर्सन ऑन एनी शिप
or aircraft registered in Pakistan wherever it may be। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा या कोई शिप या कोई एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान से रजिस्टर किया गया हो तो उस पर भी इसी कोड के प्रोविज़न जो है अप्लाई होंगे। इन दो सेक्शंस के अंदर जो है एक वर्ड यूज़ हुआ है ऑफेंस, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑफेंस क्या होता है? ये जो वर्ड ऑफेंस है इसका मतलब ये है कि कोई एक्ट जो पाकिस्तान में किया गया हो या पाकिस्तान से बाहर किया गया हो और वो क्राइम हो तो उसे इसी कोड की तहत जो है सज़ा दी जाएगी। सेक्शन नंबर 5, सर्टेन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट, यानी कुछ ऐसे लॉज भी हैं जिनके ऊपर इस एक्ट का कोई असर नहीं पड़ता। नथिंग इन दिस एक्ट इज इंटेंड टू रिपील, वेरी, सस्पेंड और इफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी। इसका मतलब ये है कि इस एक्ट के अंदर ऐसा कोई भी इरादा नहीं किया गया किसी लॉ को रिपील करने का या चेंज करने का या ख़त्म करने का, या किसी लॉ के प्रोविज़न के ऊपर इस कोड का इफ़ेक्ट नहीं होगा जो बनाया गया हो। किसके लिए? फॉर पनिशिंग म्यूटिनी, यानी किसी बगावत को कुचलने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोई लॉ बनाया गया हो, या डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, यानी ऑफिसर्स को सज़ा देने के लिए, या सोल्जर्स, या कोई सोल्जर्स को सज़ा देने के लिए, या सेलर्स या एयरमैन को सज़ा देने के लिए जो स्टेट की सर्विस में हो, या किसी कोई ऐसा स्पेशल लॉ या लोकल लॉ, उन लॉज के ऊपर इस लॉ का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा समझते हैं, 3 वर्ड है यहाँ पर, रिपील, ओमिट और अमेंड। रिपील का मतलब ये है कि एक चीज़ को ख़त्म करके उसकी जगह दूसरी चीज़ लेके आना, इसे हम कहते हैं रिपील। यानी ऐसा लॉ जो पहले मौजूद था उस लॉ को ख़त्म करके उसकी जगह दूसरा लॉ लेके आए, इसको हम कहते हैं कि भाई ये लॉ रिपील हो गया। ओमिट क्या मतलब ये है कि ऐसा लॉ जो पहले मौजूद था उसको अब ख़त्म किया गया है तो उसे हम कहते हैं ओमिट। अमेंड का मतलब ये है कि एक लॉ मौजूद है उसमें थोड़ी सी चेंज लेके आए हैं, उसको हम कहते हैं अमेंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर 2 और जो है वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक है स्पेशल लॉ और दूसरा है लोकल लॉ। स्पेशल लॉ पीपीसी के सेक्शन नंबर 41 में डिफ़ाइन किया गया है और लोकल लॉ जो है वो पीपीसी के 42 सेक्शन के अंदर जो है डिफ़ाइन किया गया है। अ स्पेशल लॉ इज़ अ लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कोई भी मसला जो पीपीसी के अंदर मेंशन नहीं किया गया हो और वो अभी सामने आ गया हो, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, उस पर जो लॉ बनेगा उसे हम स्पेशल लॉ कहेंगे। जैसे साइबर लॉ, साइबर लॉ जो है पहले मौजूद नहीं हुआ करता था, अब जो है ये जो जब मसला हमारे सामने आया तो हमने इसके ऊपर जो है साइबर लॉ बना दिया, इसको हम कहेंगे स्पेशल लॉ। लोकल लॉ क्या होता है? अ लोकल लॉ इज़ अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेरिटरीज कंप्राइज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की कोई ऐसी टेरिटरी, उसके किसी हिस्से के लिए जो कानून बनाया गया हो तो उसे हम कहते हैं लोकल लॉ। जैसे NWFP जो है पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उसके लिए जितने भी लॉज बनाए गए उसको हम लोकल लॉ कहेंगे। डियर लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच, आप सब ने मुझे सुना। इंशाल्लाह अगले लेक्चर अंदर जो है हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। उसका नाम है जनरल एक्सप्लेनेशंस। इसके अंदर जो है हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि भाई जेंडर क्या होता है, नंबर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, पब्लिक क्या होती है, इन सब की डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।